बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माह रबीउल अव्वल वो अजीम महीना जिसमें इमामुल अंबिया फ़ख्र मौजूदात बाइसे तख्लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसूद से पूरी दुनिया में नूर हक़ फैला और कुफ्र बातिल की तारीकियाँ छट गईं। यही वो दौर था जब जहालत आम थी, अदलो इंसाफ नाबैद था, उन्स प्यार और मोहब्बत नाम की कोई चीज़ ना थी। बदुओं के मुआशरे में औरतों की ना तो इज़्ज़त थी और ना ही कोई हक था, ना मुआशी निज़ाम था, ना ही कोई कानून था। महबूब अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, अल्लाह के दीन इस्लाम को मुतारिफ़ करवाया, मज़हब से महज़ब मुआशरे की बुनियाद रखी, अक़लियतों को हक़ दिया गया, मिसाक़ मदीना के मुआहदे के ज़रिए एक नई समाजी रियासत की बुनियाद रखी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद इंसानियत कुल्लियतन एक नए दौर में दाखिल हो गई। एक ऐसा दौर जिसमें शाउर, आगाही, तहजीब, कल्चर और आला इंसानी इक़दार के फ़रोग़, क़याम और इस्तेहकाम के वो नज़ायर मिलते हैं जिनका न सिर्फ आपकी आमद से कबल वजूद नहीं था बल्कि इनका तसव्वुर भी मफ़क़ूद था। आज 12 रबीउल अव्वल के दिन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के दिन हर मुसलमान को उसी अज़्म से आगे बढ़ना चाहिए। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी उसी रियासत मदीना को आइडियलाइज़ करते हुए पाकिस्तान को रियासत मदीना जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2018 के इंतख़ाबात के बाद अवाम को फलाही इस्लामी रियासत के ख्वाब दिखाने शुरू किए। कहा गया कि अवाम की फलाही और मुआशी हालत को रियासत मदीना की तर्ज पर चलाया जाएगा, गुर्बत ख़त्म की जाएगी, रोज़गार मिलेगा, करप्शन भी ख़त्म होगी, तालीम दी जाएगी, इंसाफ का बेहतरीन निज़ाम कायम किया जाएगा, मुजरिम को सज़ा दी जाएगी, औरतों को इज़्ज़त मिलेगी, ज़रूरियात ज़िंदगी बासानी दस्तयाब होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी तकारीर में अक्सर रियासत मदीना का जिक्र करते हैं, लेकिन क्या वो पाकिस्तान में अमलन ऐसा कर पाए हैं? ये बात सिर्फ बयानात और तकरीर तक महदूद रही क्या? 2018 के इंतखाबी मंशूर में किए गए वादे, खुसूसन गवर्नेंस, बल्दियाती हुकूमतों, एहतसाब, इस्लाहात, मईशत, तवन्नाई, हाउसिंग, मुलाजमतों वगैरह के वादे वबा होते नजर नहीं आ रहे। इमरान खान की हुकूमत का जायजा लें तो नजर आता है कि पार्टी के मंशूर को बड़े पैमाने पर नजरअंदाज किया गया है या फिर इस पर समझौता कर लिया गया है। बल्दियाती हुकूमतों के जरिए इख्तियारात और फैसला साजी का इख्तियार निचली सतह पर अवाम को मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। दावा किया गया था कि मुल्क के छोटे शहरों और देहात में तरक्याती काम काज का कंट्रोल अरकान सूबाई और कौमी असम्बली के पास है या फिर ब्यूरोक्रेसी के पास, जो अपना इख्तियार छोड़ना नहीं चाहते। सूरत हाल आज भी वैसी है। एहतसाब के मामले पर मंशूर में वादा किया गया था कि हुकूमत के मरकज़ तक एहतसाब किया जाएगा, सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल्स को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा। लेकिन क्या होता है, अद्वियात की कीमतों का स्कैंडल हो या चीनी आटे की होशरुबा कीमतें, रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल हो या गैस बहरान हो, अशिया खुरनोश की कीमतों का तयन हो या वज़रा की करप्शन, आज तक ताकतवर तरीन अफराद को हुकूमत एहतसाब के कटहरे में लाने में नाकाम नजर आई है। ताकतवर के लिए अलग कानून है और गरीब के लिए अलग कानून है। गरीब की झोंपड़ी इंक्रोचमेंट के नाम पर गिरा दी जाती है, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान का घर चंद रुपयों में रेगुलराइज कर दिया जाता है। वज़ीर आज़म के बहनोई के प्लॉट पर कब्जा हो जाए तो CCPO को तब्दील कर दिया जाता है। गरीब और अमीर में फ़र्क वाज़ेह होना शुरू हो गया है। मीडिया की आज़ादी के हवाले से वादा हुआ था, मगर PTI के दौर में ही कई सहाफ़ियों का इग़वा हुआ, कई की पिटाई हुई, कुछ को उनकी मुलाजमत से फ़ारिग करवाया गया। हुकूमत बस वादे दोहरा रही है और बड़े मंसूबों का ऐलान भी कर रही है, लेकिन मसाइल अब भी जू के तू हैं। रियासत मदीना का नाम लेकर कभी पनागाहें बनी, कभी लंगर खाने खुले, कभी प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाने की तजवीज़ दी जाती है, तो कभी कहा जाता है कि घबराना बिल्कुल नहीं है आपने। मगर रियासत मदीना जैसी रियासत बनेगी कैसे? वो सिर्फ बातों की हद तक ही महदूद है क्या? पाकिस्तान में गुर्बत के ग्राफ में मुसलसल इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। एक रिपोर्ट हमें ये बता रही है कि पाकिस्तान में 47% अफराद जो हैं वो खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
रियासत मदीना का ख्वाब दिखाने वाले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये ज़रूर बताते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर फ़रात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो क़यामत के दिन जो है वो उमर से इसके बारे में बासपुर्स होगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये फरमाया। लेकिन क्या वज़ीर-ए-आज़म ने कभी किसी वज़ीर या मुशीर से ये पूछा कि बेरोज़गारी से तंग आकर कितने लोगों ने खुदकुशी कर ली, कितने लोग भूखे सोए, कितने लोगों को इंसाफ मिल सका, औरत की इज्जत महफूज हुई कि नहीं हुई, अदल कायम हुआ, क्या अमन कायम हुआ। इंतज़ामी नाअहली का ऐसा नमूना पेश किया जा रहा है कि हर मसला पहले से ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है। क्या है वो रियासत मदीना जिसका ख्वाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बार बार आवाम को दिखा रहे हैं? आखिर ऐसी कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं उसके, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें उसमें होनी चाहिए तो पता चलेगा जी कि ये रियासत मदीना है और वाकई लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। हमें ज्वाइन किया है इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर साहब ने, मज़हबी स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। अल्लामा साहब, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि रियासत मदीना के हवाले से बहुत बात होती है और जब से ये इमरान खान साहब की हुकूमत आई है तो हम देखते हैं कि उनकी ये ख्वाहिश है और वो इस ख्वाहिश का इजहार भी बार बार करते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें रियासत मदीना की तर्ज पर एक रियासत जो है वो कायम करनी है। तो क्या है आपके ख्याल में रियासत मदीना का बुनियादी तसव्वुर क्या है जिससे हम समझ सकें कि ये चीज़ें या ये इक़दामात जो हैं वो होंगे तो मदीना जैसी एक रियासत कायम होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि खान साहब ने ये जो अवाम को एक खुशनुमा नारा दिया, ये बड़ा दिल फरेब है और दिल को भाने वाली बात है। लेकिन बात असल में यही है जो आपने दिबाचा बंद है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत से मसाइल को कवर किया है। लेकिन अगर रियासत मदीना के आप इंग्रेडिएंट्स सारे जानना चाहेंगी तो वो तो एक लंबा वक्त चाहिए। लेकिन जिन चीज़ों की तरफ आपने इशारा किया उनमें से एक आपने कहा इंसाफ। रियासत मदीना का जो बुनियादी मॉडल है वो इंसाफ है। पहले दिन खान साहब की बातों से इत्तफाक है और बात से कुल्ली इख्तलाफ है। खान साहब की अभी आपने तकरीर का एक क्लिप चलाया, उसके अंदर खान साहब ने कहा रियासत मदीना एक दिन में रसूलुल्लाह ने नहीं बनाई। ये बात तो सरासर गलत है। एक ही दिन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना को कायम करके दिखा दिया। बनु मखदूम की फातिमा नामी औरत ने चोरी की, आपके पास सिफारिश लेके बड़े बड़े लोग आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम बनु मखदूम की फातिमा की बात करते हो, अगर हसनैन की वालिदा मेरी नूरे नजर, मेरी लफ्ते जिगर, अगर वो भी चोरी करे, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लकातु यदाहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अजीम बेटी के हाथों को भी काट डालूंगा। तो रियासत मदीना तो पहले दिन बन जाती है। आपकी तो पार्टी का नाम भी तहरीक इंसाफ है। आपकी नाक के नीचे करप्शन के कैसे कैसे स्कैंडल हैं और आप उनसे सरफे नजर रखे हुए हैं। तो गोया आप नारा तो रियासत मदीना का लगाते हैं और जिन्होंने रियासत मदीना बनानी होती है ना, ये याद रखें वो एक ही दिन में बना भी सकते हैं। आपने हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में एक ही दिन में इस्लामी रियासत को कायम होते हुए देख लिया, अगरचे वो रियासत मदीना के खतूत की तरफ चल रही है। लेकिन यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, बुनियादी तौर पे हमारा जो कल्चर है मुआशरे का वो भी बड़ा अजीब है। जैसे अभी आपने बात की कि लूट मार है, फरेब है, धोखा है, क्या आप रियासत मदीना का ये इंग्रेडिएंट भी नहीं ले सकते? आपको इस बात के ऊपर क्या एतराज है कि अगर कोई कातिल है, उसको जो कत्ल करता है तो आप उसको सजाए मौत दे देते हैं, फांसी लगा देते हैं। कोई रेप करता है उसको सजाए मौत देते हैं। लेकिन अगर आप इसको इस्लामी सजा कह देंगे या अगर आप इसको निज़ाम अदल के तहत या इस्लामी कवानीन के तहत अगर आप कहेंगे ना कि सजा दो, तो अचानक एक माफिया खड़ा हो जाएगा जो इस्लामी रियासत और मदीना की रियासत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगा कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। आप मुझे बताएं कि इस्लामी रियासत क्या निज़ाम अदल के बगैर, निज़ाम इंसाफ के बगैर, अल्लाह की हदूद को कायम किए बगैर बन सकती है? एक वो चोर जो लोगों का माल तो लूटता है, वो डाकू जो लोगों की इज्जत के दर पे है और उनको गोली मारना चाहता है, और अगर इस्लाम कहता है कि इसको सजाए मौत दे दी जाए, इसके हाथ काट दिए जाएं, जो बच्चों का अगवा करता है, जो बच्चों का गैंग रेप करता है, इसको फांसी पे लटका दिया जाए, तो अगर आप लटकाएंगे नहीं तो आप रियासत मदीना के नारे में झूठे हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर ये जो हम ये समझते हैं शायद रियासत मदीना इस चीज को कहते हैं कि जिसके अंदर सिर्फ निज़ाम सलात है। हाँ, निज़ाम सलात एक अहम रुकन है, निज़ाम ज़कात एक अहम रुकन है, लेकिन जो आपने इशारा किया मईशत की तरफ, क्या आप ये समझते हैं कि रियासत मदीना बगैर मईशत के थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर सबसे पहला काम मस्जिद नबी बनाने के बाद अगर कोई किया था तो मस्जिद नबी के साथ एक मुत्तसिल बाजार कायम किया था। इस्लामी मईशत के असूल और खदोहाल तय किए थे कि इस्लामी मईशत किन असूलों पे होगी। इस्लामी मईशत में सूद नहीं होगा, इस्लामी मईशत में झूठ नहीं होगा, नाप तोल में कमी नहीं होगी। और एक बात अजीब है कि
کہ ہماری ریاستیں باہر سے یہ کیپٹلزم یا اب ہم نے ہمارے دور میں ہم نے سرمایہ دارانہ نظام میں آنکھ کھولی ہے. ہم تو تعلیم برائے مادیت لینے والے لوگ ہیں. ہم تو تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ کچھ پڑھ لیں تو کچھ ٹکے کما لیں. تو اسلام کی جو ریاست مدینہ ہے وہ تو تعلیم برائے تربیت کی ریاست ہے. تعلیم برائے مادیت یا حصول مادیت تو ہے ہی نہیں اسلام میں. اور ہم یہ جو سمجھتے ہیں کہ معیشت مضبوط ہوگی یہ سرمایہ دارانہ نظام سے ہوگی. اسلامی ریاست کا جو پہلا بنیادی اصول ہے کہ ریاست جو فیسلٹی اپنے خطے سے اپنی ٹیریٹری سے عوام کو فراہم کرتی ہے اس کے اوپر پروفٹ نہیں لے سکتی. آپ بتائیں بجلی کے بل ہیں ان کے اوپر حکومت نفع لیتی ہے, پیٹرول کے اوپر حکومت نفع دیتی ہے. کسی دور میں ہم جب چھوٹے تھے سبسڈی سنا کرتے تھے کہ یہ سبسڈائز ہوتی ہیں چیزیں, لیکن اب تو ان کے اوپر بھی پروفٹ لیا جا رہا ہے. تو عوام کو یہ جو کمیٹیز ہوتی ہیں یہ اسلامی ریاست کے اندر ان میں پروفٹ لینا درست نہیں ہے. صحیح. اچھا علامہ صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ ریاست مدینہ کا جو تصور ہے وہ ایک حکمران کے لیے کیا ہے, کہ حکمران کی کیا ذمہ داریاں. ابھی جس طرح کہ میں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ فرات کے کنارے کتا بھی اگر بھوکا مر گیا یا بھوکا سو گیا تو جو ہے وہ مجھ سے اس کی پوچھ ہوگی. تو یہ تو ایک کانسیپٹ ہی ڈیفرنٹ تھا. مطلب ایک کتے کے بارے میں بھی ایک حکمران یہ سوچ رہا ہے کہ اس کی بھی پوچھ جو ہے وہ مجھ سے ہوگی. یہاں نہ جانے کتنے لوگ جو ہے وہ رات کو بھوکے سوتے ہیں, پتہ نہیں ان کو ایک ٹائم کا کھانا بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو ریاست مدینہ میں حکمران کی ذمہ داریاں کیا ہے؟ حکمران کی ذمہ داریاں جو آپ نے خود اشارہ کیا کہ اگر ریاست کے اندر کوئی مخلوق ہے اور وہ مخلوق انسان نہیں ایک کتا بھی ہے, وہ بھوکا سو جائے تو حضرت عمر کو اندیشہ کہ کل قیامت کے دن اللہ پوچھ نہ لے. یہاں پہ آپ نے جو ابھی اشارہ کیا لاکھوں کروڑوں لوگ بھوکے سو رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بھی عجیب بات ہے, آپ نے اگر بات کیا تو میں کہہ دیتا ہوں کہ حقیقت میں تو حکمران جو آپ نے حضرت عمر کی اور ریاست مدینہ کی بات کی ہے نا, ہم اس سے بہت پیچھے اس لیے ہیں کہ وہ صرف ریاست کے سربراہ نہیں تھے. اگر آپ غور کریں تو ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے حضرت امیر معاویہ تک آپ خلافت کی یہ جو ترتیب ہے اس کے اوپر غور کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ جو ریاست کا امام بن رہا ہے حقیقت میں وہ مصلی کا امام بھی تھا. وہی ریاست کا امام جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو مصلی کے اوپر پیچھے مقتدی بن کے نہیں کھڑا, امام بن کے کھڑا ہے. وہی ریاست کا امام جو ہے وہ خطبہ جمعہ بھی خود پڑھا رہا ہے. میں کہتا ہوں مسلمانوں کے اوپر بڑا زوال بھی آیا ہوگا. آپ مغل حکمرانوں کو ہم کتنی باتیں کرتے ہیں, انہوں نے بھائی قتل کر دیے, یہ کر دیا, بڑا زوال تھا. پھر بھی اگر نماز کا وقت ہوتا تھا تو مصلی کے اوپر کھڑے ہوتے تھے, جمعے کا وقت ہوتا تھا تو جمعہ پڑھاتے تھے, اخلاقیات موجود تھی. تو ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے کسی کو ذاتی طعن و تشنیع کرنا مقصود نہیں ہے, لیکن خان صاحب کو کبھی عید کے اجتماعات میں مقتدی کے طور پہ بھی نہیں دیکھا گیا. تو حکمران کی ذمہ داری تو قوم کو لیڈ کرنا ہے اور قوم کو لیڈ امامت کر کے کیا جاتا ہے, آگے بڑھ کے کیا جاتا ہے. علامہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان بار بار اس چیز کا تذکرہ تو کرتے ہیں, اس خواہش کا اظہار بھی کیا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ریاست مدینہ کی طرز پر ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے جس ڈائریکشن میں کام ہو رہا ہے, جس ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ, یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر ہوگا؟ خان صاحب کا یہ جو نعرہ ہے اس سے ہمیں کلی طور پہ اتفاق ہے اور یہ پاکستان کی بنیاد کے اندر ایک آپ کو پتا کہ نظریے کی حیثیت رکھتا ہے کہ ہم نے یہ ریاست لی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو اس دھرتی کے اوپر نافذ کرنے کے لیے لی تھی. لیکن اگر خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ارد گرد جو ہواری ہیں یہ ریاست مدینہ قائم کریں گے تو یہ تو ریاست مدینہ میں نقب لگانے والے لوگ ہیں, یہ ریاست مدینہ قائم کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ان کو اثر نو اگر وہ واقعی مخلص ہیں ان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ریاست مدینہ کن خطوط پہ استوار ہوا, کیا خد و خال ہیں, علماء سے مشورہ کریں, ماہرین سے مشورہ کریں تو پھر ایک ہو سکتا ہے ان کی خواہش کو اللہ تعالیٰ ثمر آور بنا دے. صحیح, بہت شکریہ. علامہ حشام الہی ظہیر صاحب مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود تھے. ریاست مدینہ کی طرز کی ایک ریاست کے اوپر ہم بات کر رہے تھے جو کہ بہت دفعہ آپ نے عمران خان صاحب کے منہ سے سنا ہے کہ ایسی ریاست وہ چاہتے ہیں, لیکن علامہ صاحب کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے جس طرز پر کام ہو رہا ہے یہ وہ نہیں دیکھتے کہ اس ٹیم کے ساتھ یا ان پالیسیز کے ساتھ جو ہے وہ ریاست مدینہ قائم ہو سکتی ہے. ہم بہت دور ہیں ابھی ریاست مدینہ کے اس تصور سے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں صاحب. ویلکم بیک.
भारत की अस्करी सलाहियतों और साजिशों को अफवाज पाकिस्तान ने एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है। भारत को हर वो कोशिश जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई हमेशा से ही पकड़ी गई है और महंगी पड़ी है, चाहे वो कुलभूषण यादव की शक्ल में हो या अभिनंदन की शक्ल में हो। पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों से हर भारतीय एडवेंचर को मिस एडवेंचर में तब्दील किया है। 16 अक्टूबर को भारत ने ऐसा ही एक और एडवेंचर करने की कोशिश की है जी, लेकिन इस बार पाकिस्तान की बहरी अफवाज ने भारत को एक बार फिर से ये बावर करवाया है कि ज़मीनी या हवाई या बहरी पाकिस्तान की अफवाज हर तरह से वतन के दिफा करने की सलाहियत रखती हैं और बिल्कुल तैयार हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाक बहरिया ने मुसलसल निगरानी और पेशा वराना सलाहियत के बायस 16 अक्टूबर को एक मरतबा फिर से भारतीय आबदोज का सुराग लगाया और इसे पाकिस्तान की समंदरी हदूद में दाखिल होने से रोका। सिक्योरिटी खदशात के बायस पाक बहरिया मुसलसल पाकिस्तानी समंदरी हदूद की निगरानी कर रही है ताकि मुल्क की जो हदूद का दिफा है वो किया जा सके। ये अपनी नौयत का तीसरा वाक़या है जिसमें भारतीय नेवी की आबदोज का बर वक्त सुराग लगाया गया और इसे PN लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट से बर वक्त हदफ बनाकर रोक दिया गया। ISPR के मुताबिक आबदोज का सुराग लगाना भारतीय नेवी के इंतहाई कमज़ोर मखदूश मैकेनिज्म का आगाज़ है और पाक बहरिया के मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म मुसम्मम को ज़ाहिर करता है। इससे कबल 5 नवंबर 2019 और उससे पहले 18 नवंबर 2016 को पाक बहरिया ने पाकिस्तान की समंदरी हदूद में भारतीय आबदोज के दाखिले की कोशिश को नाकाम बना दिया था। आखिर क्या वजह है कि भारत बार बार ऐसी नाकाम कोशिशें कर रहा है जिससे दोनों ममालिक के दरमियान हालात जो हैं वो मज़ीद कशीदा हो जाएं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी साबिक सफारतकार हैं, तज्ज़ियाकार हैं ज़फ़र हिलाली साहब। बहुत शुक्रिया हिलाली साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। हिलाली साहब, अब ये एक और मज़मूम कोशिश हम देख रहे हैं कि भारत की हमारे सामने। भारत जानता है कि ऐसे किसी भी एडवेंचर की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान हालात कशीदा हो सकते हैं और फिर खुदा न खास्ता ऐसी नहज पर पहुंच जाते हैं जहां पर हम फिर जंग की चह मगोइयां सुनते हैं। फिर क्यों की जाती हैं इस तरह की हरकतें, क्यों की जाती हैं ऐसी कोशिशें? वो इसलिए करते हैं कि 3 दफ़े तो आपके पानी में आ गए, आपके टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर आ गए और कुछ नहीं हुआ उनको। ये क्या बड़ी बात है कहना हो हमने आपको देख लिया है। भाई, जब आप हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में बग़ैर इजाज़त आते हैं और आप हिंदुस्तान हैं, हमारे दुश्मन हो, तो उनको क्या कहने हैं हम कि देख लिया अब वापस चले जाओ। ये कोई खेल हो रहा है, ये कोई गेम हो रहा है। जब उन्होंने हमारा हवाई जहाज़ गिराया 1999 में, जब कारगिल का वक्त था जिसमें 16 पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं, क्या उन्होंने हमें कहा हमने देख लिया है? वो तो बल्कि उन्होंने ठहरा भी नहीं, उन्होंने इंटरनेशनल वाटर्स पे हमें गिराया है, हमारे एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया है। और ये 3रा दफे ये हो रहा है और फिर भी हमने उनको कुछ नहीं किया। कारगिल से हम अंदर गए, फिर निकल गए, अभिनंदन को वापस कर दिया। एक बम जब उन्होंने वो कौवे को मारा और पेड़ गिराए हैं बालाकोट में और कहने लगे दुनिया को कि हमने बम किया, हमने जाके उनके फुटबॉल फील्ड को मारा। भाई, आप वो गए थे आपके लोगों को मारने के लिए, वो कामयाब नहीं हुए, तो इसके माने आप भी नहीं कामयाब होना चाहिए। आपको भी फुटबॉल फील्ड में आपका बम फेंक के आ जाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही। आप समझे मूडी क्या है? मूडी एक बुली है और बुलीज जो हैं वो बुज़दिल होते हैं। जब उनको पता चलता है आप कुछ नहीं करेंगे तो वो और करते हैं। इसलिए 3 दफे इन्होंने कोशिश की है। अगर पहले दफे आप इनको उड़ा देते फिर नहीं करते, चलिए दूसरे दफे उड़ा देते, नहीं करते। आप क्यों छोड़ा है? ये भी तो बताया ना कि कर सकते थे लेकिन नहीं किया, तो वो क्या काफी नहीं आपके ख्याल में? आपको लगता है कि नहीं कुछ होगा तो ही फिर इनको समझ आएगा? तो वो आपके वो डिफेंसेस को टेस्ट कर रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि आप उनको पकड़ सकते हैं कि नहीं। अंदर आ जाते हैं, आप पकड़िए और उनको बताएं हमने पकड़ भी ना लिया, आपको उड़ा दिया हमने। आपके टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर जब कोई आता है बगैर इजाजत, वो चोर आ रहा है आपके घर के अंदर बगैर इजाजत, क्या आप उसको चाय के लिए बिठा देंगे क्या? सोचिए तो सही। मैं तो हैरान हो गया हूं कि अभी तक हमने रिएक्ट नहीं किया है। कमाल है। नहीं तो इस तरह के रिएक्शन का आपको क्या लगता है कि क्यों इस तरह का रिएक्शन हर बार दिया जाता है? क्या पाकिस्तान की कोई कमजोरी है, कोई मजबूरी है, क्या मसला क्या है?
مجھے نہیں پتا کیا ہے جی. اگر آپ کمزور نہیں ہیں تو ٹھیک سے ریاکٹ کریں, طاقتور ریاکشن کریں. انہوں نے تو ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا اور وہ پھر دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم پھر آئیں گے, آپ کو سرجیکل سٹرائک کریں گے. اور یہ نہیں کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری مانے اس علاقے میں جدھر دونوں کا کلیم ہے, ہم پاکستان کے اندر آ کے آپ کو ماریں گے. تو یہ پاکستان کے اندر آ گئے اور ہم نے کچھ نہیں کیا. تو شاید وہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ 3 دفعے ہو گیا, چوتھی دفعے بھی چلتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا ریشنال کیا ہے. اس لیے اگر آپ ان سے لیکن ظفر ہلالی صاحب, مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ انٹرنیشنل رولز کے مطابق شاید ہم نے ٹھیک ریئیکشن دیا کہ پہلے وارن کریں گے پھر جو ہے وہ سٹرائک کریں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر جب کوئی آ جاتا ہے, دروازہ کھلا ہو یا بند ہو, توڑ کے اندر آ جاتا ہے, آپ اس کو کہیں گے معاف کریے اب آپ غلط کر رہے ہیں, آپ میرے گھر کے اندر آ گئے ہیں, اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں مہربانی سے واپس چلے جائیں؟ کہ آپ اسے کہیں گے تم چور ہو, تم میرے دشمن ہو, تم مجھے مارنے آئے ہو, یا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو دنیا میں؟ آپ ایسی سبق اس کو سکھائیں گے کہ وہ بھولے گا نہیں, پھر ایسی غلطی نہیں کرے گا. یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ نہیں ہے تو پھر ابھی نندن کو آپ نے اس کو بھئی اس کی جہاز کو گرایا کیوں آپ نے؟ ٹھیک ہے, چلے جاتے, وہ چلے ہی جاتا, اس کے پیچھے ہی لگے رہتے, گولی نہیں مارتے. کمال ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کس آدمی کے ساتھ آپ کا دشمن ہے. ساتھ نہیں ہو رہے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ وادی گولان میں بھی جو ہوا, ہم نے دیکھا چین کے ساتھ بھی بھارت جو ہے وہ الجھتا رہتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت جو ہے وہ اس وقت خطے میں ایک مسلسل سیکیورٹی تھریٹ بنا ہوا ہے, اور خطے میں کبھی بھی کوئی بھی جو سیکیورٹی کے حوالے سے صورتحال اگر گڑبڑ ہو سکتی ہے تو اس میں ایک بڑا کردار ہو سکتا ہے بھارت کا. تو دنیا دیکھ نہیں رہی کیا اس تمام صورتحال کو؟ دیکھیے پہلی معاف کریے, یہ غلطی نہ کریں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جس طریقے سے ان کے ساتھ رویہ رکھا ہے وہ چین نے ان کے ساتھ رکھا تھا. چین نے ان کے 20 لوگوں کو جان سے مارا, قتل کیا, اور کہا کہ پھر سمجھ لو, سبق سیکھ لو. چین کے اوپر وہ نہیں اڑتے ہیں, چین کے اوپر ان کے ہوائی جہاز نہیں جاتے ہیں. کیوں نہیں جاتے ہیں؟ ایک دفعہ بھی نہیں گیا ہے. کیوں نہیں ہوا ہے؟ اس لیے ان کو پتہ ہے وہ کس قسم کا جواب ملے گا. ہمارے کو وہ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا. او ہو بھائی, میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ان کو پکڑ لیا, اب لوگ کہتے ہیں اچھا پکڑ کے کیا کچھ نہیں. I'm sorry, یہ پتہ نہیں, اچھی بات ہے کہ ہمارے ڈیفنسز الرٹ ہیں, بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس اس قسم کی میکنزم اور ٹیکنیکل انسٹرومنٹس اور ایسے چیزیں ہیں جو ہم یہ چیزیں ان کو پکڑ سکتے ہیں اور ہر وقت کرتے ہیں. مگر کیا یہ وقت نہیں آ گیا ہے کہ ان کو ایک سبق سکھانا؟ 3 دفعے کے بعد بہتر نہیں ہے کہ ایک ساتھ, اور انہوں نے جب ہمارے 16 لوگوں کو انٹرنیشنل واٹرز میں شوٹ ڈاؤن کیا ہے بھائی. صحیح, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ظفر ہلالی صاحب سابق صفاتکار اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا کوئکلی ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ایف آئی اے کی کارکردگی کے حوالے سے ایک نیا بحران سر اٹھا رہا ہے. فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے ملک بھر میں تعینات 100 انسپیکٹرز کے تقرر اور تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے ہیں. جی, افسران کے بین الصوبائی تبادلے ہوئے ہیں. سندھ, پنجاب, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تعینات انسپیکٹرز کے باہمی تبادلے کیے گئے ہیں. افسران کو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ساؤتھ, نارتھ, سائبر کرائم, CCW اور FIA انٹرپول رپورٹ کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں. ذرائع سے ملنے والی خبروں کے مطابق وسیع پیمانے پر تبادلے اور تقرریوں کی بنیادی وجہ FIA افسران کا درمیان گٹھ جوڑ اور قائم نیٹ ورک کو توڑنا تھا. لیکن تبادلوں کے بعد صوبے میں منی لانڈرنگ, ہیومن ٹریفکنگ, بجلی گیس چوری, سائبر کرائم سے متعلق جاری انویسٹیگیشنز کے معاملات اور اہم کیسز پر کام بالکل رک گیا ہے.
FIA में वसी पैमाने पर तबादले हुकूमत की ख्वाहिश पर किए गए या वजूहात कुछ और हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा साहब। बहुत शुक्रिया अयाज साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इतने बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले जब से जो है वो हुकूमत आई है, नए पे नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है, अब ये क्या वजह, इतने बड़ा बहरान क्यों पैदा कर दिया गया? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इंस्पेक्टर्स के ये तबादले ये FIA की पॉलिसी के ही खिलाफ है। अच्छा। इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर को आप 5 साल बाद उसके एक सर्कल से दूसरे सर्कल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और 10 साल बाद एक जोन से दूसरे जोन, उसको सूबे से बाहर नहीं आप भेज सकते। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि FIA में पिछले 3 साल में क्या हुआ। उससे पहले एक डॉक्टर उस्मान अनवर नामी ऑफिसर थे, 4 साल वो डायरेक्टर FIA रहे। उनके दौर में क्या क्या होता रहा, जब मुस्लिम लीग नून का दौर था, जो करप्ट हुकूमत थी मुबैना तौर पर, सबसे पहले उन्होंने इलीगल ये जो स्पूरियस ड्रग्स होती थी उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया। उसका नतीजा ये हुआ कि फाइजर जैसी कंपनी ने एक्नॉलेज किया कि उनकी ड्रग्स भी यहाँ पे स्पूरियस मौजूद थी जो उन्होंने पकड़ी। दूसरा बड़ा काम, उन्होंने इलीगल जो आर्गन ट्रांसप्लांट थी, किडनीज यहाँ पे ट्रांसप्लांट होते थे, उसके खिलाफ क्रैकडाउन किया, जिसके बाद बड़े सख्त कवानीन सामने आए और पी होटा भी मुतहरक हुआ। तीसरा काम, मैं उस स्टिंग ऑपरेशन में शामिल था जहाँ पर उन्होंने म्यो हॉस्पिटल में स्टिंग ऑपरेशन करके तो वो जो स्टंट डाले जा रहे थे, जिस पर फिर उस वक्त चीफ जस्टिस साकिब निसार ने एक्शन लिया और फिर स्टंट्स की कीमत मुकर्रर की गई। इसके बाद ये है MBBS मामू, एक पर्चा लीक हुआ था, उसके तमाम मुल्ज़मान को FIA गिरफ्तार करती है फैसलाबाद एयरपोर्ट से। ये वही मैन पावर थी, उतने ही लोग थे, सब कुछ था। पिछले 3 साल में पेट्रोलियम डिवीजन की इंक्वायरी, कुछ नहीं बना। मनी लॉन्ड्रिंग हमजा शहबाज शरीफ की, अभी तक कुछ नहीं बना, कुछ उस पर 1% काम नहीं हुआ। उसके बाद शुगर स्कैंडल, 1% उस पर काम नहीं हुआ, खबरें आप लगवाते रहे। साइबर क्राइम की सिर्फ आपको मिसाल दूं, आयशा वहाँ पे लड़कियाँ रो रही होती हैं जिनकी वीडियोस की वजह से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा होता है और कई कई महीने वो चक्कर लगाती रहती हैं। और जहाँ पे अफसरान की मर्जी होती है, वो हिना महमूद नामी लड़की को गिरफ्तार किया गया क्योंकि एक DMG अफसर बिलाल शब्बीर की गर्लफ्रेंड्स का डाटा उसने चोरी कर लिया था और फिर उसको वायरल भी कर दिया, ब्लैक। जहाँ पे इन्होंने गिरफ्तार करना हो एक दिन में, मैं ये नहीं कहता कि हिना महमूद वो अदालत साबित करेगी वो गुनाहगार थी कि नहीं, वहाँ पे एक दिन में एक्शन हो जाता है। और वहाँ पर आप जाके देखें, लड़कियां रो रही होती हैं कि इतने माह हो गए हम चक्कर लगा रहे हैं, हमारी दरख्वास्त तक एक्सेप्ट नहीं की जा रही। सेम हालात हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। ये इलीगल जो यहाँ पे एक्सचेंजेस खुली हुई हैं कि आपके अफसरान लगे हुए हैं KP, बलोचिस्तान और सिंध और गिलगित बल्तिस्तान से, उनको लाहौर शहर का नहीं पता, उनको क्या पता कौन इलीगल मनी एक्सचेंज कर रहा है। फैटअप में हम फंसे हुए हैं। सेम ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, एक बंदा, एक जो PO या आपके रेड बुक का जो बड़े इंसानी स्मगलर हैं गिरफ्तार नहीं हो सका इतने अरसे में। वजह क्या है? ये अफसरान गूगल मैप लगाकर FIA के ऑफिस पहुंचते हैं, जिन बेचारों को दूसरे सूबों से लाया हुआ, और पंजाब के इन्होंने फेंके हुए KP, सिंध, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, वो वहां पर मैप लगा के पहुंचते हैं। इनके अपने नेट। नहीं, मुझे ये बताइएगा कि अब होना क्या है? अब काम तो मुझे लगता है कि बिल्कुल रुक जाएगा, हो क्या रहा है? रुका हुआ है, 3 साल से काम रुका हुआ है। ये सिर्फ चंद उनके मनपसंद अफसरान हैं, उनको लगाया हुआ है। लाहौर में भी और पंजाब में भी उनको ट्रांसफर नहीं किया गया, बाकी सारे उस पॉलिसी की जद में आके ट्रांसफर हो चुके हैं, उन चंद को छोड़कर जो चाहते थे। इसी तरह, और उनकी रिप्यूट भी अच्छी नहीं है, नाम नहीं हम लेंगे क्योंकि ज़ाहिर बात है उनकी रिप्यूट भी अच्छी नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा सारे ट्रांसफर हो गए क्यों जी? इनके राब्ते थे क्रिमिनल्स के साथ। आप करप्शन खत्म करें। पिछले दौर जिसमें इतने बड़े बड़े काम हुए डॉक्टर उस्मान के दौर में, वहां पर क्या उन्होंने उस वक्त करप्शन खत्म नहीं की, सिर्फ उन्होंने एक चेक एंड बैलेंस रखा। चोरी कहीं पे भी खत्म नहीं हो सकती, अगर आप चोरी छुपे किसी से कुछ लेते हैं वो कोई भी पकड़ नहीं सकता, लेकिन अलल ऐलान करप्शन नहीं होती थी। इस वक्त क्या है, आप कोई भी केस बड़ा नहीं दर्ज होने देते क्योंकि उसमें डील हो जाती है FIA में, इसीलिए आपको कोई बड़ा स्कैंडल नजर ही नहीं आ रहा पिछले 3 साल में कि FIA ने किया। और ये वही FIA जिन्होंने उस 4.5 साल में, चौधरी निसार जब सब वफाकी वजीर थे, उन्होंने ये बड़े बड़े काम किए, यहीं पे बैठ के किए। और हम आपके प्रोग्राम में, दूसरे प्रोग्राम में, नियो में हम ये करते रहे। हमने खुद छापा मारा यहाँ पे लाहौर की एक हाउसिंग सोसाइटी में।